बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पिरेटरी एनाटॉमी डिस्कस करनी है आज हमने। तो हमारे पास हमें पता है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली हमारे पास लंग्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें। और इसका जो मेन काम होता है वो ये होता है कि हमारे पास ये ब्लड में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करवाता है और ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करवाएगा। ठीक है, तो मेन इसका ये काम होता है। अब हम इसकी एनाटॉमी को डिस्कस करते हैं हमारे पास। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम मेनली मेनली आपके पास जो अर्ली तौर पे दो हमारे पास डिविजन्स में इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास होगा अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक और उसके बाद हमारे पास लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। ठीक है जी, दो आपके पास इसकी डिविजन्स हैं। अगर हम अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो इसमें हमारे पास नेजल कैविटी, जैसे कि हमारे पास नोज, इसके बाद फेरेंक्स एंड लेरिंक्स का जो पार्ट है वो आपके पास अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में आता है और इसको URT भी कहा जाता है। ठीक है जी, URT। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास हम बात करते हैं कि लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। तो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक हमारे पास ये ट्रेकिया से शुरू होता है। इसके बाद हमारे पास ब्रोंकाई और लंग्स आपके पास ये सारे के सारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक का पार्ट है। ठीक हो गया। अब सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास जो ग्रॉस एनाटॉमी है कि लंग्स आपके पास किस तरह से ओरिएंटेड होते हैं हमारी बॉडी में। तो यहाँ से उसने एनाटॉमिकली हमारे पास दो व्यूज उसने प्रेजेंट किए हुए हैं। एक हमारे पास है इंटीरियर व्यू और एक है हमारे पास पोस्टीरियर व्यू। ठीक है जी, तो मेडिस्टिनम में ये लाई कर रहा होता है। इसको अगर हम देखते हैं तो हमारे पास यहाँ पे ये देखें कि आपके पास जो क्लेविकल बोन है, क्लेविकल बोन से इसके जो एपिसिस हैं वो ऊपर निकले हुए हैं एपिसिस। ठीक हो गया। तो ये थोड़ा सा आपके पास जो लंग्स होते हैं वो आपके पास क्लेविकल बोन से अपवर्ड लाई कर रहे होते हैं। ठीक हो गया, एंटीरियरली अगर हम देखें। इसके अलावा हमारे पास अगर हम पोस्टीरियर व्यू से देखते हैं तो हमारे पास बैक से जब हमने एनाटॉमिकली इसकी लोकेशन को देखा तो ये आप लोग देख सकते हैं कि जो T1 आपके पास वर्टिब्रा होती है ना, तो T1 से नीचे नीचे बिलो द T1 आपके पास जो लंग्स की ओरिएंटेशन है ना वो लाई कर रही होती है। ठीक हो गया, ये दो बातें हमारे पास हमें पता चल गई। यहाँ पे एक क्लिनिकल सिनेरियो ये है कि अगर आपके पास कोई भी यहाँ पे डैमेज होता है, मतलब कि अगर किसी ने किसी को नाइफ से या कोई आपके पास बुलेट से डैमेज हो गया कि वो उसका जो एरिया था अपर द क्लेविकल आपके पास डैमेज हो गया, तो ये जो पेशेंट होगा वो आपके पास कौन सी कॉम्प्लिकेशन के साथ प्रेजेंट कर सकता है। तो पेशेंट को क्या होगा, नीमोथोरेक्स हो जाएगा। नीमोथोरेक्स, नीमोथोरेक्स क्यों हो जाएगा, क्योंकि पेशेंट आपके पास जो था उसके जो लंग्स थे वो यहाँ पे लोकेटेड थे। तो अगर यहाँ पे आपके पास कोई भी डैमेज होता है तो वो आपके पास लंग्स को इन्वॉल्व करेगा और पेशेंट जो होगा वो नीमोथोरेक्स के साथ प्रेजेंट करेगा, जैसे टेकेप्निया, टैकीकार्डिया, डायफ्रोसिस। तो ये सारी कंडीशन देखने को मिलेंगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमारे पास यहाँ पे ये MCQ आ सकता है। हम पोस्टीरियर व्यू की अगर हम बात करें तो पोस्टीरियर व्यू में हमारे पास जो लंग्स होते हैं इनकी जो ओरिएंटेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन का क्या मतलब है कि जब आपके पास जो सांस है, ब्रीथिंग आउट करता है बंदा जो होता है, वो सांस बाहर निकालता है, एक्सेल करता है, तो आपके पास जो लंग्स होते हैं वो आपके T10 लोकेशन तक आपके पास आ जाते हैं। ठीक हो गया, उनकी जो लोकेशन होती है वो T10 तक होती है। और जब आपके पास डीप इंस्पायरेशन का प्रोसेस होता है, इंस्पायरेशन, तो लंग्स लोकेटेड होते हैं आपके पास T12 की लोकेशन तक। ठीक हो गया। तो इंस्पायरेशन और एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस होता है वो लंग्स की एनाटॉमिकली ओरिएंटेशन में इस तरह से इन्वॉल्व होता है। ठीक हो गया, यहां तक ये बात थी। इसके बाद अगर यहाँ ये डायग्राम आप देखें तो आपके पास जो लंग्स हैं राइट साइड पे राइट लंग, ठीक हो गया, और ये आपके पास लेफ्ट साइड है लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट साइड के ऊपर आपके पास यहाँ पे ये जो एरिया ये आपको डीप इनवर्ड नजर आ रहा होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको बोलते हैं लिंगुला। लिंगुला, ठीक हो गया। लिंगुला हमारे पास इस वजह से इसको कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे ये जो डीप डिप्रेशन होती है वो इस वजह से होती है क्योंकि यहाँ पे हार्ट जो होता है वो लाई कर रहा होता है। ठीक हो गया, तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ी सी डीप डिप्रेशन होती है अकॉर्डिंग पैरेलल टू द राइट साइड। तो यहाँ पे एक डायग्राम इमेजिनरी तौर पे हम ड्रा करते हैं। हमारे पास यहाँ पे ये राइट लंग है और ये हमारे पास है लेफ्ट लंग। तो इसके अगर हम लोब्स की बात करें
तो लोब्स हमारे पास कुछ इस तरह से उनकी डिवीजन होती है कि राइट साइड के ऊपर हमारे पास यहाँ पे 3 लोब होंगे, ठीक है जी। अपर राइट लोब, देन आपके पास मिडल राइट लोब एंड देन आपके पास लोअर राइट लोब। इसी तरह अगर हम लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारे पास 2 लोब्स पाए जाते हैं। एक होता है अपर लेफ्ट लोब और दूसरा आपके पास लोअर लेफ्ट लोब, ठीक है। और अगर आपके पास ये इसकी ओरिएंटेशन है तो यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास लंग्स जो होते हैं वो कुछ इस तरह से होते हैं। इसको बोलते हैं, इस डिप्रेशन को बोलते हैं लिंगुला। और ये आपके पास पैरेलल होता है मिडल राइट लोब के। अगर आपके पास ये राइट लोब की बात करें तो सेम आपके पास इसके पैरेलल ये लोकेटेड होता है। और ये इस वजह से होता है क्योंकि यहाँ पे हार्ट की लोकेशन होती है, ठीक हो गया। तो ये थी मेन आपके पास इसकी थोड़ी बहुत एनाटॉमिकल आपके पास ओरिएंटेशन। अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जैसे जो आपके पास डीप स्ट्रक्चर है ना लंग्स में, हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ट्री है, पहले हम उसको डिस्कस कर लेते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम आपके पास जो अपर एनाटॉमी होगी उसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ट्री, रेस्पिरेटरी ट्री की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसमें 2 जोन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास कंडक्टिंग जोन, ठीक हो गया, और दूसरा होगा हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन। और अगर हम कंडक्टिंग जोन की बात करें तो यहाँ पे जितना भी पार्ट होता है वो आपके पास नो गैस एक्सचेंज, यहाँ पे जो पार्ट आपके पास इन्वॉल्व होंगे वो गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होते, ठीक है। तो आपके पास कंडक्टिंग जोन का जो पार्ट है उसमें मेनली आपके पास ट्रैकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकियोल एंड टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक हो गया। तो ये जितने भी पार्ट हैं दीज आर द आपके पास ये कंडक्टिंग जोन का हिस्सा है और ये आपके पास गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होते। अगर ये गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व नहीं होते तो फिर इनका क्या काम है? इनका ये काम होता है कि आपके पास ये ह्यूमिडिफाई करते हैं एयर को, ह्यूमिडिफाइज एंड वार्म, कि एयर को आपके पास वार्म करेंगे और ह्यूमिडिफाई करेंगे, ठीक हो गया। और इनको हमारे पास क्या कहा जाता है? इनको एनाटॉमिकल डेड स्पेसिस भी कहा जाता है, एनाटॉमिकल डेड स्पेसिस, ठीक है। इसी के पैरेलल अगर हम रेस्पिरेटरी जोन की बात करें तो ये आपके पास रेस्पिरेटरी ट्री का वो पार्ट होगा जो कि आपके पास गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है। यहां से गैस की एक्सचेंज जो है वो आपके पास होती है, ठीक हो गया, गैस एक्सचेंज। और यहाँ पे अगर आप देखें रेस्पिरेटरी ये जो ट्री है तो इसमें आपके पास कंडक्टिंग जोन के बाद सिर्फ और सिर्फ जो बिल्कुल एंड पे टर्मिनल एरिया है वो आपके पास है रेस्पिरेटरी जोन वाला पार्ट, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमने स्केच देख लिया, इसको और ज्यादा डीप हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडक्टिंग जोन को। कंडक्टिंग जोन, तो कंडक्टिंग जोन भी हमारे पास मेनली डिवाइड होता है टू आपके पास पार्ट्स में। कौन कौन से पार्ट होंगे इसमें? आपके पास एक तो होगा ब्रोंकाई, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल, ब्रोंकियोल। और मेनली हमारे पास ये जो एक पार्ट होता है वो आपके पास कार्टिलेज, आपके पास उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होती है और दूसरा जो पार्ट होता है उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट नहीं होती, ठीक हो गया। तो ब्रोंकाई जो होगा उसमें कार्टिलेज की प्रेजेंट होगी, कार्टिलेज प्रेजेंट, एंड ये आपके पास जो ये वाला पार्ट होगा यहाँ पे कार्टिलेज एब्सेंट होगी, कार्टिलेज की प्रेजेंस ही नहीं होती, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये जो आपके पास स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये देखें जरा से। तो ये जितना भी हमारे पास पार्ट आपको नजर आ रहा है ये सारा एक्सक्यूज मी, ये सारा आपके पास कंडक्टिंग जोन का पार्ट है। तो सबसे पहले ट्रेकिया, फिर उसके बाद यहाँ पे ब्रोंकाई है, ब्रोंकाई के बाद हमारे पास नेक्स्ट ये ब्रोंकियोल्स बन गए, ठीक हो गया, ये आपके पास फर्दर ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ये सारे के सारे। और यहाँ पे अगर आप देखें तो जितना भी पार्ट है फिर इसके बाद ब्रोंकियोल के बाद आपके पास नेक्स्ट टर्मिनल ब्रोंकियोल्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं, टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक हो गया। और जो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स होते हैं ना उसको मैं ग्रीन यहाँ इससे ब्लैक से बना देता हूँ। जो आपके पास ब्रोंकियोल के बाद आपके पास टर्मिनल ब्रोंकियोल जो होगा उसमें कार्टिलेज होगी वो प्रेजेंट नहीं होती। कार्टिलेज मेनली सपोर्ट का काम करती है आपके पास। तो ये जो आपके पास डायग्राम है इसमें यहाँ पे और ज्यादा थोड़ा सा विजुलाइज उन्होंने किया हुआ है कि आपके पास ब्रोंकाई हैं और ब्रोंकियोल्स हैं, ठीक है।
तो यहाँ तक जितना भी पार्ट है वहां पे ऊपर आपको इस तरह से ये रैप नजर आ रहे होंगे। ये आपके पास जो भी रैप्ड एरिया है, ये कौन सा एरिया आपके पास, ये है कार्टिलेज प्रेजेंट है, ठीक हो गया। और जो भी ब्रोंकाई होंगी, ब्रोंकाई वो आपके पास क्या होंगी, विद द प्रेजेंस ऑफ कार्टिलेज, और ब्रोंकियोल्स जो होंगी वो आपके पास विदाउट कार्टिलेज होती हैं, ठीक हो गया। अब हम ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल को थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं कि हमारे पास ये किस तरह से प्रेजेंट कर रही होती है। तो ब्रोंकाई में हमारे पास होंगी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। प्राइमरी ब्रोंकाई कुछ भी नहीं है आपके पास, यहां से जब ट्रेक आपके पास ट्रैकिया ऊपर से आ रहा है और जिधर ये बाइफरकेट हो रहा है, ये वाला जो पार्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं करीना, करीना, ठीक हो गया। और इस पार्ट के बाद जो नेक्स्ट बाइफरकेशन हो रही है, तो ये पहली जो डिवीजन हो रही है इसको बोलते हैं प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक है। इसके बाद आपके पास ये प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद ये नेक्स्ट ये वाली जो पार्ट है, ये इसको बोलते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, ठीक हो गया। तो यहां पे भी कार्टिलेज प्रेजेंट है। अब इसको वो ये कह रहा है कि हमारे पास जो सेकेंडरी ब्रोंकाई होता है ना, उसको मेनली अकॉर्डिंग टू द लोब्स डिवाइड किया गया है। अगर मैं इसी के ऊपर लोब्स बना दूं ना यहाँ पे हमारे पास, तो आप लोग देख सकेंगे कि ये अपर लोब है अगर, और यहाँ पे आपके पास ये कौन सा, ये मिडिल लोब है और लोअर लोब है, ठीक है। इसी तरह से अब ये देखें कि जो प्राइमरी ब्रोंकाई है, प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद जो सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवीजन हो रही है वो अकॉर्डिंग टू द लोब डिवाइड हो रही है। तो इस वजह से इसको सेकेंडरी ब्रोंकाई या हमारे पास लोबार जो ब्रोंकाई है वो कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास सेगमेंटल ब्रोंकाई होती है। सेगमेंटल आपके पास ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट आपके पास प्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ये एंड पे ये वाला जो पार्ट है, दिस इज कॉल्ड ब्रोंको पल्मनरी सेगमेंट, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो ब्रोंकाई प्रेजेंट होंगी वो आपके पास उनको कहा जाएगा टर्शरी ब्रोंकाई, और दीज आर द सेगमेंटल ब्रोंकाई, ठीक है। यहाँ तक बात होगी। इसके बाद ये जितना भी ब्रोंकाई का पार्ट होता है उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होती है। इसके फर्दर आपके पास जो भी डिवीजन होगी वहां पे आपके पास क्या होता है कि ब्रोंकाई के अराउंड आपके पास, या ब्रोंक्यूल उसके अराउंड आपके पास कार्टिलेज जो होगी वो प्रेजेंट नहीं होती, ठीक हो गया। तो जैसे जैसे ये ब्रोंकाई फर्दर डीप पेनिट्रेट करती जाती हैं लंग्स में, वैसे वैसे ये आपके पास इनका जो सरफेस एरिया होता है, सॉरी इनका जो आपके पास डायमीटर होता है ना, वो डिक्रीज होता जाता है। डायमीटर आपके पास थिन होता जाता है, पतला होता जाता है। तो ये ब्रोंकाई से ब्रोंकियोल में कन्वर्ट होती जाती हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ से हमने बात शुरू की थी कि ब्रोंकाई जो होती हैं वो आपके पास कार्टिलेज उनमें प्रेजेंट होती है, और उसके अलावा ब्रोंकियोल्स में नहीं होती। ब्रोंकाई की हमने बात कर ली कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होती हैं आपके पास। कौन कौन सी होंगी, लोबार, सेगमेंटल और प्राइमरी। और उसके बाद ब्रोंकियोल्स की अगर हम बात करें, तो ब्रोंकियोल्स में हमारे पास लोब्यूलर, लोब्यूलर ब्रोंकियोल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे टर्मिनल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, एंड देन हमारे पास होगी रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। और ये आपके पास विदाउट कार्टिलेज प्रेजेंट होती हैं। यहाँ पे इस डायग्राम पे दोबारा से हम देखते हैं, तो ब्रोंकियोल्स यहाँ पे आके जितनी भी पीछे से ये जो आपके पास रेस्पिरेटरी ट्री था, वो फर्दर आपके पास डिवाइड होता जा रहा था, होता जा रहा था, और फर्दर आपके पास ये डिवाइड हो गया। आपको वेरी फर्स्ट मतलब कि जैसे ही ब्रोंकाई थी, ब्रोंकाई के बाद आपके पास ये टर्मिनल ब्रोंकियोल में कन्वर्ट हो गया। और इसके आपके पास देखें अगर सरफेस एरिया, तो इसके ऊपर कोई भी कार्टिलेज जो है वो प्रेजेंट नहीं है। फर्दर इसके बाद नेक्स्ट देखें तो आपके पास रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल का पार्ट शुरू हो गया, और फिर फर्दर आपके पास एल्वियोलाई, ये आपके पास जो है वो भी नेक्स्ट एट द एंड आपके पास क्या होती हैं कि ये एल्वोलाई होती हैं। लेकिन हम ब्रोंकियोल की बात कर रहे हैं, तो ब्रोंकियोल में हमारे पास टर्मिनल ब्रोंकियोल, ठीक है, लोब्यूलर रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल, ये विदाउट कार्टिलेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ तक जो बात है, हमने बात सिर्फ की थी कंडक्टिंग जोन की, ठीक हो गया। तो कंडक्टिंग जोन में एल्वोलाई की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ये सिर्फ वो पार्ट होता है कि जो आपके पास एयर को इनहेल करवाता है, ठीक है, पैसेज ऑफ द एयर होता है। यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज नहीं होती, जैसे कि मैंने शुरू में लिख दिया था, हमारे पास कंडक्टिंग जोन है, नो गैसेज एक्सचेंज है। और कंडक्टिंग जोन फर्दर हमने डिवाइड किया था ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में। तो ब्रोंकाई जो थी वो कार्टिलेज के साथ थी, ब्रोंकियोल्स विदाउट कार्टिलेज थी। नेक्स्ट हमारे पास इसके बाद अब हम बात करेंगे जो आपके पास होता है रेस्पिरेटरी जोन, ठीक हो गया। तो रेस्पिरेटरी जोन में फर्दर रेस्पिरेटरी जोन,
तो रेस्पिरेटरी जोन यहाँ पे हमने बनाया हुआ, तो ये आप लोग देख सकते हैं इस डायग्राम में। इसके बाद ब्रोंक्यूल्स जिधर एंड होगी, तो ब्रोंक्यूल्स की टर्मिनेशन के बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे रेस्पिरेटरी जोन। और रेस्पिरेटरी जोन के अगर हम पार्ट की डिवीजन करें तो सबसे पहले हमारे पास इसमें कौन सी आपके पास पार्ट आएगा, इसमें आता है रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स के बाद अगर आप देखें तो नेक्स्ट हमारे पास एल्वियोलर डक्ट है, जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स से निकल के आगे की तरफ एंड पे जा रही है, ठीक हो गया। और इसके अराउंड हमारे पास क्या है, ये एयर सैक है। एक को हम बोलेंगे एल्वोलाई, और अगर ये गुच्छों की शक्ल में होंगे तो इसको हम बोलेंगे एल्व्यूलर सैक, ठीक हो गया। तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड देन फर्दर हमारे पास क्या है, एल्व्यूलर डक्ट, एल्वुलाई, और फिर उसके बाद हमारे पास एल्व्यूलर सैक। तो ये सारा पार्ट हमारे पास क्या है, ये रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट है। रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट मतलब कि यहाँ पे गैसेस की जो एक्सचेंज वाला काम है वो हमारे पास होता है, ठीक है जी। तो इसमें हम लिख लेते हैं यहाँ पे हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे एल्व्यूलर डक्ट, एल्व्यूलर डक्ट, और देन हमारे पास इसके बाद क्या है, एल्वोलाई, एल्व्यूलाई, और एल्व्यूलाई हमारे पास यहाँ अगर ये कॉम्बिनेशन में होगा तो एल्व्यूलाई सैक। तो ये सारे का सारा जो पार्ट है ये हमारे पास रेस्पिरेटरी जोन का पार्ट है, ठीक है जी। नेक्स्ट हम बात करते हैं हमारे पास कि इसकी जो ये जो एल्वोलाई की हमने बात की है ना, तो एल्वोलाई की थोड़ी सी ब्लड सर्कुलेशन की हमारे पास जो ओरिएंटेशन है वो हम देखते हैं। तो जो हमारे पास लंग्स होते हैं ना, उनकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो आपके पास क्या होती है कि वो कोलेट्रल होती है। कोलेट्रल सर्कुलेशन मतलब कि वो दो जगह से ब्लड ले रही होती है लंग्स हमारे पास। यहाँ पे जो राइट हार्ट है, ठीक है, ये राइट हार्ट का पार्ट है, और राइट हार्ट से हमारे पास एक ब्रांच निकलती है जिसको हम क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरी आपके पास, इसमें कौन सा ब्लड होता है, इसमें हमारे पास होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो इसको हमने बना दिया, ये ब्लू बना दिया, ठीक हो गया। लेकिन है आपके पास ये आर्टरी, यहाँ पे थोड़ी सी एक्सेप्शन होती है। और इसी तरह से हम दूसरी तरफ बना देते हैं, हमारे पास यहाँ पे है लेफ्ट हार्ट, ठीक है। तो ऊपर हमारे पास यहाँ पे क्या है, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड किस तरफ लेके जा रही है, ये लंग्स की तरफ ब्लड जो है ना वो लेके जा रही है। ये हार्ट का पार्ट था और इसने लंग्स की तरफ लेके जाना था, ठीक हो गया। लेकिन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना वो लंग्स की तरफ जा रहा है ताकि उसको ऑक्सीजनेट किया जा सके। इसी तरह ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जो आपके पास पल्मोनरी आर्टरी है इसमें ब्लू कलर से उसने प्रेजेंट किया हुआ है, तो ये आपके पास ब्लड जो है वो लेके आ रही है एल्वोलाई की तरफ, ठीक हो गया, ताकि यहाँ से ऑक्सीजन को आपके पास रिसीव करे और कार्बन डाइऑक्साइड को डीलोड कर दे और लंग्स उसको निकाल दें, ठीक है। यहाँ से ये सारा प्रोसेस जब हो जाता है तो उसके बाद नेक्स्ट क्या होता है कि नेक्स्ट ये प्रोसेस होने के बाद पल्मोनरी वेन के नतीजे में पल्मोनरी वेन आपके पास क्या करेगी कि हमारे पास जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो हार्ट की तरफ ले जाएगी, लेफ्ट हार्ट की तरफ ले जाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक्सेप्शन होती है ना हार्ट और वेन्स की, इसके अलावा एक हमारे पास फीटल सर्कुलेशन में भी एक्सेप्शन होती है, वहाँ पे भी उल्ट नाम है, मतलब कि जो आर्टरी होती है उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है और जो वेन होती है उसमें ऑक्सीजनेटेड। तो यहाँ पे भी बात मैंने ये की थी कि हमारे पास यहाँ पे लंग्स जो होते हैं वो कोलेटरल सर्कुलेशन, कोलेटरल ब्लड सप्लाई किस तरह से लेते हैं। अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो चुका है, यहाँ पे आपके पास वहाँ पे उसको ब्लॉकेज हो चुकी है, तो क्या लंग्स की इन्फेक्शन हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमारे पास एक और वेसल जो होती है ब्रोंकियल आर्टियोल, जो कि हमारे पास एओटिक ब्रांच है, एओटा से निकलती है ब्रोंकियल आर्टियोल, ये भी क्या कर रही होती है, ये भी हमारे पास लंग्स को ब्लड सप्लाई प्रोवाइड कर रही होती है। इस वजह से अगर कभी भी हमारे पास पल्मोनरी एम्बोलिज्म की कंडीशन होती है तो लंग्स में इन्फेक्शन नहीं होती, क्योंकि लंग्स की जो ब्लड सप्लाई है वो कोलेटरल है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे मैंने टर्मिनल, ये जो आपके पास रेस्पिरेटरी जोन है, तो रेस्पिरेटरी जोन के गिर्द हमारे पास यहाँ पे एक तो पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन आपके पास यहाँ पे इस तरह से लाई कर रही होती हैं, और इसी पे अगर हम ब्रोंकियल आर्टरी बनाएं तो वो कुछ इस तरह से आपके पास इसको ब्लड सप्लाई दे रही होती है, ठीक हो गया। तो यहाँ पे इसके साथ मैंने आपको इसलिए बताया। तो ये अक्सर एमसीक्यूज आता है कि अगर किसी पेशेंट को पल्मोनरी एम्बोलिज्म है तो क्या उसकी लंग की इन्फेक्शन हो जाएगी, उसके लंग की इन्फेक्शन नहीं होती, बिकॉज लंग्स हैव कोलेटरल सर्कुलेशन, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारे पास जो एयरवे सेल्स हैं ना वो कौन कौन से हैं।
एयरवे सेल्स, एयरवे सेल्स हमारे पास ये किधर प्रेजेंट होंगे? हमारे पास ये जो मैंने थोड़ा सा रेस्पिरेटरी ट्री बनाया ना, तो जब हम इसको इंटरनली देखते हैं, ये तो आपके पास आउटर उसकी थोड़ी सी इमेज है ना, तो जब हमने इसको इंटरनली देखा तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से सेल जो है ना वो प्रेजेंट होते हैं और उनका क्या काम होता है। ठीक है, तो ये हम देखने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे गोबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं, गोबलेट सेल। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, और इसके अलावा हमारे पास क्लब सेल। ये तीन किस्म के सेल जो होते हैं ना वो प्रेजेंट होते हैं हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्री में। गोबलेट सेल का क्या काम है? दी सेल्स प्रोड्यूस म्यूकस, ये म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस का क्या काम होता है कि ये आपके पास ट्रैपिंग का काम करती है, कि कोई भी अगर इन्फेक्शन आ रहा है तो उसको आपके पास क्या करेगी, उसको ट्रैप कर लेगी, उसको जकड़ लेगी, म्यूकस में आके वो स्टक हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो कंपोजिशन होती है म्यूकस की, वो मोस्ट कॉमनली ग्लाइकोप्रोटीन और वाटर से मिलकर बनी होती है। ठीक है जी। और सिलिएटेड एपिथेलियल सेल, इनका क्या काम होता है? ये आपके पास सिलिया इस तरह से आपके पास ये सिलिए और ये आपके पास एक्सलरेटर का काम करते हैं, कि कोई भी अगर आपके पास यहाँ पे मैंने कहा कि ये एक म्यूकस लेयर बनी हुई है, यहाँ पे ये म्यूकस लेयर बनी हुई है, ठीक हो गया, कोई भी बाहर से पैथोजन आया और यहाँ पे आके स्टक हो गया, और ये जो आपके पास सिलिया हैं ये क्या करेंगे, ये आपके पास मूवमेंट करेंगे। तो जैसे ये मूवमेंट करेंगे तो ये जो पार्टिकल है आपके पास, वैसे तो ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ये नीचे जाना चाहिए था लंग्स में, बल्कि ये जो सिलिया होंगे इसको ऊपर की तरफ निकाल देंगे, और आपके पास ये स्नीजिंग से या कफिंग से ये जो भी पार्टिकल होगा वो बॉडी से बाहर चला जाएगा। ठीक हो गया, तो इसलिए सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं वो भी आपके पास पाए जाते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास क्लब सेल, क्लब सेल्स भी आपके रेस्पिरेटरी ट्री में प्रेजेंट होते हैं, और इनका मोस्ट काम ये होता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं आपके पास। डिटॉक्सिफिकेशन का पार्ट होता है, करवाते हैं, मतलब कि कोई भी अब अगर ऐसा आपके पास प्रोडक्ट जो है वो लंग्स में जा आ गई है, ठीक हो गया, एसिडिक है या कुछ भी है, तो उसको क्या करेंगे, ये न्यूट्रलाइज करेंगे। और इनके पास आपके पास होती क्या है कि P450 इंजाइम इनके पास प्रेजेंट होता है, जिसको यूटिलाइज करके ये आपके पास डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं कोई भी आपके पास जो हार्मफुल प्रोडक्ट होती है उसके खिलाफ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि तीन किस्म के सेल हैं। गोबलेट सेल म्यूकस प्रोड्यूस कर रहे हैं, एपिथेलियल सेल आपके पास लंग्स में एक्सेलेरेटर का काम कर रहे हैं और कोई भी पार्टिकल को बाहर निकाल रहे हैं, और क्लब सेल जो हैं वो आपके पास क्या करवा रहे हैं कि डिटॉक्सिफिकेशन कर रहे हैं। ठीक हो गया। अब कोई अगर आपके पास स्मोकर है, तो स्मोकर मोस्ट कॉमनली हमारे पास लंग्स डिजीज के साथ मेनली क्यों प्रेजेंट करते हैं, वो इस वजह से कि उनका जो आपके पास ये सिलिएटेड एपिथेलियल वाला जो भी आपके पास ये प्रोडक्ट होती है ना, जो भी ये हमारे पास सेल्स होते हैं इनकी डिस्ट्रक्शन हो जाती है, तो सिलिया जो होते हैं वो आपके पास डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके नतीजे में जो स्मोकर्स होंगे उनमें कोई भी अगर आपके पास कार्सिनोजेनिक पार्टिकल कोई भी जाएगा तो वो लंग्स में डीप नीचे चला जाएगा, और वो बाद में आपके पास क्रोनिक इन्फेक्शन का काज करता है। मोस्ट कॉमनली एम्फासीमा जो होता है ना वो ज़्यादातर होता है स्मोकर्स को। ठीक है, यहाँ पे एक ये इमेज उन्होंने प्रेजेंट की हुई है, तो ये पूरा रेस्पिरेटरी ट्री है। तो रेस्पिरेटरी ट्री के पहले तो दो पार्ट हमने कर लिए, एक आपके पास है कंडक्टिंग जोन और दूसरा हमारे पास है रेस्पिरेटरी जोन। इसके अलावा हमारे पास वो ये कह रहा है कि इसमें कौन कौन सी कंपोजिशन होगी। गोबलेट सेल भी प्रेजेंट होते हैं, सिलिएटेड सेल भी प्रेजेंट होते हैं। गोबलेट सेल ने म्यूकस बनाना है, सिलिएटेड सेल ने आपके पास इसको साफ करना है। ग्लैंड्स होते हैं, ठीक हो गया, डिफरेंट ग्लैंड्स भी आपके पास लंग में प्रेजेंट होते हैं। हाइलाइन कार्टिलेज, मैंने कहा था कि आपके पास ये मोस्ट कॉमनली ब्रोंकाई में होती है, और स्मूथ मसल्स। तो अब इस इमेज से उसने प्रेजेंट किया हुआ है कि ये जो आपके पास डिफरेंट स्ट्रक्चर हैं वो आपकी जो रेस्पिरेटरी ट्री के किस मार्जिन तक आपके पास ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो तीन सेल की हम सबसे पहले बात कर लेते हैं। हमारे पास मैं मेंशन कर देता हूँ, हाइलाइन कार्टिलेज, सिलिएटेड एपिथेलियल और गोबलेट सेल। ये अगर आप तीनों देखें तो हमारे पास ये कहाँ तक प्रेजेंट हैं, ये आपके पास ब्रोंकियोल्स तक प्रेजेंट हैं। ठीक हो गया, ब्रोंकियोल्स में भी आपके पास टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, इसके बाद ये जो आपके पास एंड वाला ये वाला पार्ट है ना, ये आपके पास है टर्मिनल ब्रोंकियोल वाला पार्ट। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल से ऊपर ऊपर आपके पास यहाँ पे तीनों के तीनों सेल्स प्रेजेंट होते हैं। गोबलेट सेल भी प्रेजेंट होंगे, उसके अलावा हमारे पास ग्लैंड्स, और फर्दर हमारे पास, सॉरी ये मैंने, इधर थोड़ा ये नहीं लिखना था, ये नेक्स्ट है ये वाला।
ग्लैंड्स, और उसके अलावा आपके पास हाइलाइन कार्टिलेज जो होती है वो ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास अगर हम बात करें, अच्छा ये जो डायग्राम है ना, तो इधर आप देखेंगे आपके पास ये जो एपिथेलियम है ना, इसके साथ आपको एक स्मॉल हेयर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही होंगी, तो दीज आर द सिलिएटेड सेल्स, ठीक है। दो हमारे पास आगे स्ट्रक्चर्स रह गए, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल्स आपके पास ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के फर्दर आपके पास नेक्स्ट डीप यहां तक भी प्रेजेंट होता है, ठीक हो गया। लेकिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स के बाद नेक्स्ट हमारे पास जिधर से रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल शुरू हो जाता है ना, तो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में भी फर्दर सम हो प्रेजेंट होगा। एंड पे जो एल्व्यूलर सैक वाला पार्ट होता है ना, वहां पे कोई भी स्मूथ मसल्स नहीं होते, ठीक हो गया। ये बात आपने याद रखनी है कि एल्व्यूलाई सैक में आपके पास स्मूथ मसल्स जो हैं वो प्रेजेंट नहीं होते, स्मूथ मसल्स, ठीक है। और एल्वोलाई में उसके बाद आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल तक आते आते हाइलाइन कार्टिलेज, सिलिएटेड सॉरी ग्लैंड्स और गोबलेट सेल, ये भी आपके पास इनकी भी जो अप्रोच होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आपके पास सिलिएटेड सेल जो होते हैं वो सम हाउ टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक आपके पास नेक्स्ट थोड़ा बहुत पेनिट्रेट करते हैं, ठीक हो गया। तो ये थी हमारे पास यहाँ तक इसकी जो सेल स्ट्रक्चर होते हैं वो कहाँ कहाँ किधर किधर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि हमारे पास रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो है ना, तो ये हमारे पास ये जो मैंने डायग्राम आपको प्रेजेंट करवाई है, ये आपके पास जो सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, दीज आर द क्लब सेल। और क्लब सेल क्या करते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास ये रेस्पिरेटरी जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स है ना, वहां तक आपके पास ये उससे आगे नहीं जा पाते, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल पे जाके एंड हो जाते हैं। और मेनली ब्रोंकाई से लेके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक आपके पास ये जो हमारे जो क्लब सेल है ना वो आपके पास प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये क्लब सेल की थोड़ी बहुत ओरिएंटेशन थी। अब हम बात करने लगे हैं कि हमारे पास जो रेस्पिरेटरी ट्रैक है, हमने ये एयरवे सेल्स की बात की है ना, इसके बाद हम बात करते हैं कि हिस्टोलॉजिकली कि जो आपके पास ये रेस्पिरेटरी ट्रैक है उसकी जो एपिथेलियम होती है वो किस तरह से डिफरेंशिएट है दूसरों से। तो रेस्पिरेटरी एपिथेलियम, रेस्पिरेटरी एपिथेलियम की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ट्रैकिया और ब्रोंकाई, ठीक है। ट्रैकिया और ब्रोंकाई किधर तक है हमारे पास, यहां तक जो पार्ट है ये वाला जितना भी पार्ट है, ये ट्रैकिया आ गया, ट्रैकिया। एंड देन दिस इज द ब्रोंकाई, ब्रोंकाई। तो इसकी जो आपके पास एपिथेलियम होगी वो सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर सेल से बनी होगी, सिलिएटेड सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम, ठीक है जी। इसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें, इससे नीचे वाला जितना भी पार्ट है हमारे पास, यहां से लेके यहां से शुरू हो गया, मतलब कि हमारे पास जो ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लेके ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक, यहां तक आपके पास जितना भी पार्ट है उसकी जो एपिथेलियम है वो आपके पास है सिंपल सिलिएटेड, सिंपल क्यूबॉइडल, क्यूबॉइडल, ठीक है जी। तो ये इसका मेन डिफरेंस है एपिथेलियम हिस्टोलॉजिकली जब हमने देखा। आपके पास ब्रोंकाई में सिलिएटेड सूडोस्टेटिफाइड कोलुमनर एपिथेलियम होती है, और टर्मिनल ब्रोंक्यूल से लेके रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक हमारे पास कौन सी होगी, सिलिएटेड सिंपल क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है जी। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, इस पे थोड़ा सा उसने रेस्पिरेटरी एपिथेलियम को प्रेजेंट किया हुआ है कि किस तरह से आपके पास ये जो पूरा हमारे पास म्यूको एक्सेलरेटर सिस्टम होता है वो किस तरह से काम करता है। तो ये जो आपके पास सेल नजर आ रहे हैं आपको, सूडो स्टेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम सेल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये जो आपको हेयर लाइक प्रोजेक्शन नजर आ रही है, दीज आर द सिलिया, ठीक है। और यहाँ पे ये कोई आपके पास पार्टिकुलेट्स जो हैं वो यहाँ पे आके फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ पे ये म्यूकस जो है वो
म्यूकस की लेयर आपके पास, उसने इसको ट्रैप कर लिया है। और ये म्यूकस आया किधर से, यहाँ पे ये जो गोबलेट सेल हैं सूडोस्टेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम में गोबलेट सेल जो होते हैं उन्होंने म्यूकस सेक्रेट किया। और यहाँ पे जब ये स्टक हो गया तो ये आपके पास जो सिलिया हैं इसको प्रोपेल कर देंगे अपवर्ड, ऊपर की तरफ आपके पास ये जो पार्टिकल होगा वो बॉडी से बाहर निकल जाएगा। ठीक है जी। हमने बात करनी थी, हमारे पास यहाँ पे एक एक सिर्फ सेल्स रह गए, स्मूथ मसल। ठीक हो गया। स्मूथ मसल आपके पास मेनली जो ब्रोंक्यूल्स है ना, ब्रोंक्यूल्स तक आपके पास प्रेजेंट होते हैं। दोबारा मैं दिखा देता हूँ, हमारे पास यहाँ पे स्मूथ मसल जो हैं वो ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट है, नीचे एल्वोलाई पे नहीं होते। तो स्मूथ मसल्स आपके पास मेनली ब्रोंकिया, जो आपके पास ये ब्रोंक्यूल्स हैं उनके डायमीटर को मेंटेन रखते हैं। ठीक है। जैसे कि अगर बॉडी में ज़्यादा आपके पास ऑक्सीजन की ज़रूरत है, बॉडी आपके पास हाइपर वेंटिलेशन की कंडीशन में है, जैसे कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो चुका है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपके पास क्या हो जाता है, ब्रोंकोडाइलेशन हो जाती है। ठीक हो गया। और ब्रोंकोडाइलेशन आपके पास सेम यहाँ पे हम एल्वोलाई बनाते हैं, ये एल्वोलाई। ठीक हो गया। और एल्वोलाई के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये क्या है, ये हमने कह दिया कि ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है। और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल के ऊपर हमारे पास यहाँ पे ये आउटर कवरिंग में आपके पास क्या है, स्मूथ मसल्स प्रेजेंट है। दीज आर द स्मूथ मसल्स। तो ये जो स्मूथ मसल्स हैं यहाँ पे स्पेसिफिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे, जिसको हम बोलेंगे बीटा टू रिसेप्टर। और बीटा टू रिसेप्टर आपके पास क्या करवा देते हैं, ब्रोंकोडाइलेशन, ब्रोंकोडाइलेशन। ठीक है। इसी तरह आपके पास ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं इनके ऊपर मस्कोरिनिक रिसेप्टर भी प्रेजेंट होते हैं, मोस्ट कॉमनली आपके पास M3 रिसेप्टर। और ये क्या करवा देते हैं, हमारे पास ये करवाते हैं ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ठीक हो गया। तो ये स्मूथ मसल्स की थोड़ी सी इस तरह से ओरिएंटेशन होती है हमारे पास रेस्पिरेटरी ट्री में। नेक्स्ट हमने म्यूको एक्सेलरेटरी सिस्टम, ये जो सिस्टम होता है उसको भी देख लिया। अब हम बात करते हैं कि आपके पास मोस्ट कॉमनली एक एमसीक्यूज आता है कि रेजिस्टेंस टू द एयर फ्लो, रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो के आपके पास जो रेस्पिरेटरी ट्री होता है, ये सारा जो रेस्पिरेटरी ट्री हमने बनाया है, एमसीक्यूज ये आता है कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है वो किस पार्ट में सबसे ज्यादा होगी। तो मोस्ट कॉमनली आपके पास क्या होता है कि मीडियम ब्रोंकाई, ये जो मीडियम ब्रोंकाई वाला पार्ट होता है ना, यहाँ पे रेजिस्टेंस जो होती है वो आपके पास यहाँ पे एयर फ्लो की रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होती है। ठीक है। 50% ऑलमोस्ट अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में होती है, जैसे कि हमने कहा नोज, फेरिंक्स, लेरिंक्स। और उसके अलावा अगर हम बात करें कि सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस क्या होगी, तो वो आपके पास होगी मीडियम ब्रोंकाई में। होती इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया जो होता है ना वो कम होता है। टोटल सरफेस एरिया आपके पास कम होता है, तो जैसे ही आपके पास यहाँ पे ये जो ब्रांचेज हैं उनकी बाइफर्केशन हो रही है, तो बाइफर्केशन के नतीजे में आपके पास एयर का टर्बुलेंट फ्लो होता है। ठीक हो गया। यहाँ पे आपके पास जो सरफेस एरिया है वो क्यों ज्यादा, मैं कह रहा हूँ कि सरफेस एरिया आपके पास यहाँ पे कम है अकॉर्डिंग टू द नेक्स्ट आपके पास जो मीडियम ब्रोंकाई के आगे आपके पास टर्मिनल ब्रोंक्यूल है, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल है। तो यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है वो ज्यादा होता है। ऊपर हमने एक डायग्राम यहाँ पे देखी थी, यहाँ पे देखें आपके पास, तो ये जितनी भी आपके पास ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल हैं, ये टर्मिनल ब्रोंक्यूल हैं, तो यहाँ पे देखें तो आपके पास ये इसकी कितनी ब्रांचेज हैं, ये तो आपके पास हंड्रेड्स में है अकॉर्डिंग टू द मीडियम ब्रोंकाई। मीडियम ब्रोंकाई 3 या 4 ब्रांचेज में डिवाइड हो रही है। तो इस वजह से यहाँ पे जो सरफेस एरिया होता है ना वो कम होता है। तो सरफेस एरिया कम होने की वजह से सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो आपके पास कहाँ होती है, मीडियम ब्रोंकाई में होती है। और ये एमसीक्यूज अक्सर आता है, ये एमसीक्यूज अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको बात पता होनी चाहिए। अच्छा जी, हम आगे आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं। तो सबसे एंड पे हमारे पास रेजिस्टेंस टू एयर फ्लो most commonly in the medium bronchi due to the decrease surface area, कि सरफेस एरिया जो होता है वो यहाँ पे बहुत ज्यादा कम होता है। ठीक है। और टर्बुलेंट फ्लो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है इस वजह से, तो जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है एल्वोलाई, एल्व्यूलाई। तो एल्वोलाई का अगर हम बात करें तो एल्वोलाई आपके पास टर्मिनल आखिरी वाला पार्ट होता है। ठीक है।
हमारे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल में सबसे एंड पे आपके पास क्या बचते हैं एल्वोलाई। और एल्वोलाई मेनली हमारे पास इसकी अगर हम बात करें तो ये यहाँ पे आपके पास 3 किस्म के सेल पाए जाते हैं। टाइप 1 न्यूमोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद हमारे पास टाइप 2 न्यूमोसाइट्स एंड देन मैक्रोफेजिस, ठीक है। अगर हम टाइप 1 न्यूमोसाइट्स की बात करें तो ये जो सेल होते हैं वो आपके पास सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल से मिलके बनते हैं, ठीक है। और अगर ये सिंपल हमारे पास स्क्वेमस सेल एपिथेलियल से मिलके बनते हैं तो ये मेनली आपके पास 97% जो एल्वोलाई का पार्ट होता है ना वो इसी से मिलके बनता है। और ये गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं, गैस एक्सचेंज में मेनली इनकी इन्वॉल्वमेंट होती है। उसके बाद टाइप 2 वाले जो आपके पास सेल होते हैं ना, यहाँ पे इनके दो काम होते हैं। एक आपके पास ये सरफेक्टेंट प्रोड्यूस करते हैं जो कि लंग्स को कोलैप्स नहीं होने देता, और दूसरे नंबर पे आपके पास ये रीजनरेशन का काम करते हैं। किस तरह से कि अगर आपके पास कोई पेशेंट था, उसको निमोनिया था और आफ्टर 2 मंथ आपने देखा था कि उसके लंग्स आपके पास दोबारा से ठीक हो चुके हैं, तो वो ठीक क्यों हुए? क्यों ये जो टाइप 2 नीमोसाइट्स होते हैं इनकी प्रोलिफरेशन होना शुरू हो जाती है और ये दोबारा से आपके पास ये टाइप 1 सेल जो होते हैं वो बनाना शुरू कर देते हैं और दोबारा से सरफेक्टेंट भी बनाना शुरू करें। मतलब ये इनके पास एबिलिटी होती है कि ये रीजनरेशन करते हैं। नेक्स्ट मैक्रोफेजिस। तो मैक्रोफेजिस आपके पास, आपको पता है, कोई भी अगर ऊपर से बच बचा के नीचे कोई भी चीज आ गई, आपके पास क्लब सेल है, गोबलेट सेल हैं, आपके पास सिलिएटेड एपिथीलियम है, कुछ भी वहां से बच के अगर नीचे आ गया तो नीचे मैक्रोफेजिस पड़े होते हैं, वो कहते हैं कि आओ भी हम आपको खाएं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे ये जो डायग्राम आपको नजर आ रही है ये आपके पास टाइप 1 सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स हैं, ठीक हो गया। ये वाले जो सेल हैं, ठीक है। और ये मेनली गैस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होते हैं कि ऑक्सीजन को कहेंगे कि यहाँ से आपके पास इसको कहेंगे कि चलो भाई आप ब्लड वेसल में चलो, और कार्बन डाइऑक्साइड को कहेंगे कि आपके पास ये मुझे दे दो और मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। ये आपके पास कैपलरी, उन्होंने नीचे इसके कैपलरी बनाई हुई है, रेड ब्लड सेल, ये सारे आपके पास जो हैं, ठीक हो गया। ये टाइप 2 नीमोसाइट सेल हैं, ये टाइप 2 वाले जो मैंने बता दिया। टाइप 2 एल्वुलर सरफेक्टेंट बनाते हैं। और टाइप 1 के भी हो गया, मैक्रोफेजिस की बात होगी, ठीक है जी। यहाँ तक हमारे पास ये क्लियर हो गया एल्वोलाई। लंग्स का जो जितना भी रेस्पिरेटरी ट्री था उसको सारे को हमने डिस्कस कर लिया है। एक दफ़ा हम ना बुक पे चलते हैं, ये जो मैंने सारी बातें आपको बताई हैं ना उनको थोड़ा सा हम सम अप करते हैं कि हमारे पास उन्होंने बुक पे एक डायग्राम उन्होंने एनाटॉमी के रिलेटेड उन्होंने दी हुई है, उसको देखते हैं थोड़ा सा तो उससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा हमारा। यहाँ पे ये जो डायग्राम थी ना इसको हमने डिफरेंट पार्ट्स में डिस्कस किया है, तो ये वही बातें हैं जो हम करके आए हैं वहाँ पे। ट्रैकिया होता है हमारे पास, ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स हैं, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स हैं। एक आपके पास है कंडक्टिंग जोन, आपको नज़र आ रहा है, तो यहाँ पे गैसेज एक्सचेंज नहीं होंगी। रेस्पिरेटरी जोन में गैसेज एक्सचेंज होंगी। फिर वो आपके पास यहाँ पे कार्टिलेज कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, ब्रोंकाई जिधर तक होगा कार्टिलेज प्रेजेंट होगा। ब्रोंकियोल विदाउट कार्टिलेज होता है तो यहाँ पे कार्टिलेज नहीं है। इसके बाद मैंने बताया आपके पास सूडो स्टेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियम आपके पास किधर होंगे, ब्रोंकाई में होंगे, ठीक है, ट्रैकिया और ब्रोंकाई में। इसके बाद नेक्स्ट आपके पास कोलमनर सिलिएटेड कोलमनर एपिथेलियल सेल्स, और ये ब्रोंक्यूल्स के बाद जो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स होगा वहां पे क्यूबाइडल एपिथेलियम आ जाएगा, ठीक है। और फिर एंड पे आपके पास क्यूबाइडल एंड स्क्वेमस एपिथेलियल रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स में दोनों किस्म के होते हैं, और एल्वोलाई सैक में आपके पास सिर्फ और सिर्फ स्क्वेमस एपिथेलियल, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल के जो सेल हैं वो होते हैं। स्मूथ मसल्स आपके पास रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स तक प्रेजेंट होते हैं, यहाँ तक आप लोग देख सकते हैं, सब ऊपर से लेके नीचे तक। कुछ आपके पास गोबलेट सेल हैं, ठीक है, और कुछ आपके पास हैं क्लब सेल। और क्लब सेल मेनली आपके पास किधर कब कहाँ तक हैं, मैंने कहा था कि रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल से शुरू होते हैं और आपके पास वो यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, आके ब्रोंक्यूल्स तक उनकी टर्मिनेशन हो जाती है। इतने पार्ट पे क्लब सेल, और ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। और आपके पास क्लब सेल आपके पास ब्रोंक्यूल्स तक आके ख़त्म होते हैं, ब्रोंकाई तक ख़त्म होंगे। और आपके जो फर्दर आपके पास सिलिएटेड एपिथेलियम होते हैं वो आपके पास यहाँ पे देख सकते हैं आप कि वो प्रेजेंट हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स तक, ठीक है। यहाँ तक बात है तो नेक्स्ट हमारे पास, एक्सक्यूज मी मुझे कॉल आ रही है, मैं 1 मिनट सिर्फ, कंटिन्यू करते हैं हम दोबारा।
अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे डायफ्राम की। ठीक है, डायफ्राम की बात करने से पहले हम बात करेंगे हमारे पास लंग्स के जो लोब्स हैं ना, उनको थोड़ा सा और डिटेल में अब बात करेंगे। यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास लंग लोब्स, तो लंग लोब्स में हमारे पास यहाँ पे देखें तो राइट साइड के ऊपर हमारे पास 3 लोब्स हैं। ठीक है, राइट अपर लोब एंड देन हमारे पास राइट मिडल लोब एंड देन हमारे पास राइट लोअर लोब, एंड ऑन द लेफ्ट साइड हमारे पास लेफ्ट अपर लोब एंड लेफ्ट लोअर लोब। अब यहाँ पे ये जो लोब्स हैं ये कहाँ कब बनते हैं, और ये जो दरमियान में पार्ट है इसको बोलेंगे लिंगुला। लिंगुला लोब्स आपके पास फिशर से जो है ना वो आपके पास बनते हैं। फिशर यहाँ पे देखें कि हॉरिजॉन्टल फिशर है एक, और दूसरा आपके पास ऑब्लिक फिशर है। हॉरिजॉन्टल फिशर जो होता है वो राइट अपर लोब को राइट मिडल लोब से सेपरेट करता है, और इसी तरह से जो ऑब्लिक फिशर होता है वो राइट मिडल लोब को राइट लोअर लोब से सेपरेट करता है। ठीक है जी, लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास सिर्फ एक ऑब्लिक फिशर होता है जो कि लेफ्ट अपर लोब को लेफ्ट लोअर लोब से हमारे पास सेपरेट करता है। अच्छा, लोब्स की हमारे पास जो डिवीजन है उसकी वो हमें क्यों, मतलब कि उसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि जब हम लोब्यूलर न्यूमोनिया की बात करते हैं ना, लोब्यूलर न्यूमोनिया, हमारे पास हमें पता जब एक्सरे पे इस तरह से कोई भी फाइंडिंग हमें देते हैं वो तो हमें पता होना चाहिए कि लंग्स के कौन से लोब को नमूनिया ने, नमूनिया आपके पास क्या होता है, इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स, क्रॉनिक इन्फेक्शन। ठीक है, तो सॉरी एक्यूट, आपके पास एक्यूट इन्फेक्शन होता है, टीबी होता है क्रॉनिक। हमारे पास क्या होता है ये कि हमने इस पे जज करना है कि कौन सा लोब जो है इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो आपके पास ये राइट अपर लोब आ गया, ये आपके पास मिडल आ गया, और ये लोअर लोब आ गया। इसी तरह से लेफ्ट साइड के ऊपर यहाँ पे आपके पास ये लेफ्ट लोअर लोब आ गया। तो ये जो पेशेंट है उसका यहाँ पे लेफ्ट अपर लोब जो है ना वो इन्वॉल्व है, ओपेक मिल रहा है, आपको नजर आ रहा है, देख सकते हैं ज्यादा आपके पास ओपेसिफिकेशन मिल रही है। इसी तरह से यहाँ पे अगर यहाँ पे किसकी इन्वॉल्वमेंट है, यहाँ पे लेफ्ट अपर लोब की इन्वॉल्वमेंट है। और ये जो डायग्राम है आपके पास यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो यहाँ पे राइट मिडल लोब जो है वो इन्वॉल्व है। अच्छा, यहाँ पे राइट लोअर क्यों नहीं आपके पास, क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास ये जो लंग्स लंग्स की ये जो मार्जिन है ना एंड पे आपको नजर आ रही है उसकी, ये आपको क्या है कि सेपरेट नजर आ रही है। और यहाँ पे कुछ एक्सरेज ऐसे होते हैं कि जब लोअर लोब की इन्वॉल्वमेंट होती है ना तो ये जो मार्जिन लाइन होती है ना वो आपके पास ये डिसअपीयर हो जाती है, तो यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और फिर उसके जो लेटरल एक्सरे देखा तो लेटरल एक्सरे पे भी कंफर्म हो चुका है हमें कि यहाँ पे ये इसका जो है राइट मिडल लोब जो है ना वो इन्वॉल्व है। तो इस तरह से हमें लोब्स की जो क्लैरिफिकेशन है, उसकी प्रेजेंटेशन है ना जो, उसका हमें पता होना चाहिए। अब इसके अलावा लोब्स के साथ एक और हमारा जो क्लिनिकल रिव्यू है वो भी हमारे पास एमसीक्यूज आता है कि एस्पायरेशन इससे रिलेटेड है। एस्पायरेशन कि कोई चीज़ अगर किसी पेशेंट को एस्पायरेशन अनकॉन्शियस कंडीशन में, ठीक है, अनकॉन्शियस कंडीशन में कोई चीज़ जो है वो उसके लंग्स में चली गई है, एस्पायर हो चुकी है, तो वो लंग्स के किस लोब में जाएगी। ठीक है जी, और इसके रिलेटेड हमें एमसीक्यूज आता है। तो इसमें 3 ज्यादातर एनाटॉमिकल लोकेशंस जो है ना वो उसके साथ वो एमसीक्यूज पूछते हैं। सबसे पहले सुपाइन, सुपाइन यहाँ पे हमारे पास ओरिएंटेड है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के, अगर वो आपके पास हॉस्पिटल में बेड के ऊपर है ना, बेड के ऊपर आपके पास जब वो लेटा होता है तो वो सुपाइन कंडीशन में होता है। फिर उसके बाद लाइंग राइट साइड, अगर वो राइट दाई तरफ उसने करवट ली हुई है, और दूसरा आपके पास अपराइट कि वो सीधा खड़ा हुआ है। तो इन तीनों कंडीशन में अगर आपके पास कोई भी चीज जो है वो एस्पायर कर लेता है, तो जैसे कि पीनट नट था तो उसने एस्पायरेशन की, तो वो आपके पास किस लोब में ज्यादातर जाएगा। आपके पास जो पेशेंट होगा ना सुपाइन, जो आपके पास बेड पे लेटा हुआ है, तो उसका जो मोस्ट कॉमनली सुपीरियर सेगमेंट ऑफ द सुपीरियर सेगमेंट ऑफ राइट लोअर लोब ये भी इन्वॉल्व हो सकता है, और आपके पास इंफीरियर सेगमेंट ऑफ द राइट अपर लोब, ये दोनों इन्वॉल्व हो सकते हैं। ठीक हो गया, राइट अपर लोब का इंफीरियर पोर्शन आपके पास और राइट लोअर लोब का सुपीरियर सेगमेंट। अगर वो पेशेंट जो है वो राइट करवट, राइट साइड की तरफ उसने करवट ली हुई थी, दाई करवट, तो फिर उसके बाद
राइट अपर लोब में आपके पास जो भी एस्पिरेशन का पार्टिकल होगा वो राइट अपर लोब में जाएगा, और अगर वो अपराइट कंडीशन में स्टैंडिंग में खड़ा है तो आपके पास सबसे राइट लोअर लोब में एस्पिरेशन पार्टिकल जो होगा वो राइट लोअर लोब में जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ इसी तरह वो एमसीक्यूज का पूछते हैं और ये हमें आना चाहिए। यहाँ पे एक एमसीक्यूज है, इसको डिस्कस करते हैं। हमारे पास यहाँ पे अगर आप लोग देखें कि A 3 year old boy is brought to the hospital with acute shortness of breath। ठीक है, तो जब भी हमारे पास एस्पिरेशन का कोई भी केस आएगा तो उसमें एक्यूट हमारे पास फौरी तौर पे ऑनसेट होगा, सडन ऑनसेट होगा। पहले बिल्कुल ठीक था, ठीक हो गया, क्रॉनिक नहीं है, फौरी एक्यूट ऑन हमारे पास शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है। ही वाज प्लेइंग विद द मार्बल्स, कि वो हमारे पास पत्थर के कुछ टुकड़ों के साथ खेल रहा था इन द प्लेग्राउंड व्हेन हिज मदर नोटिस्ड हिम कफ एंड बिकम एक्यूटली शॉर्ट ऑफ ब्रेथ। एज द बॉय वाज कंटिन्यूइंग टू स्ट्रगल टू ब्रीथ, कि वो सांस लेने की बड़ी मुश्किल कोशिश कर रहा है, कि उसको तंगी हो रही है, स्ट्रगल कर रहा है सांस लेने में। ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। प्रायर टू दिस इंसिडेंट ही वाज हेल्दी। इससे पहले वो बिल्कुल ठीक था। एक्यूट ऑनसेट आ गया तो ये कंफर्म हो गया कि अभी अभी कोई चीज हुई है। हिज वैक्सीनेशन आर अप टू डेट। ये ऐसा नहीं है कि पेशेंट को कोई आपके पास कोई मसला हो चुका है, कि इन्फेक्शन हो चुका है, नहीं, क्योंकि उसकी वैक्सीनेशन कंप्लीट एंड ही टेक्स नो मेडिकेशन। कोई भी वो मेडिसिन नहीं ले रहा, उसकी पास्ट मेडिकल हिस्ट्री बिल्कुल भी जीरो है। ऑन एक्सरे ऑफ द चेस्ट विच पोर्शन ऑफ द लंग इज मोस्टली लाइक टू अपीयर एबनॉर्मल। ठीक है, तो अब ये पेशेंट जो था, आपने देखा कि ये सुपाइन था, क्या ये बेड पे लेटा हुआ था? नहीं। क्या आपके पास इसने राइट, आपके पास राइट करवट, वो जो उस क्या कंडीशन थी, लेइंग ऑन द राइट साइड, कि राइट साइड की तरफ ये लेटा हुआ था? नहीं। तो ये आपके पास क्या था? अप राइट था, खेल रहा था ना वो। तो खेलते हुए अगर कोई भी चीज एक्सपायर होगी तो यहाँ पे अगर आप लोग इन कर सकते हैं एमसीक्यूज का आंसर, तो देखें कि लेफ्ट साइड पे तो जाएगा ही नहीं। वो हम मैं बताता हूँ कि लेफ्ट पे क्यों नहीं। लेफ्ट लेफ्ट नहीं जाएगा, लिंगुला राइट लोअर लोब और राइट अपर लोब। तो मोस्ट कॉमनली अपराइट कंडीशन में हमारे पास कहाँ जाता है वो, ये ऑप्शन जो है वो सही है, कि आपके पास अपराइट कंडीशन में राइट लोअर लोब में वो जाएगा। अच्छा, लंग्स की जो ओरिएंटेशन होती है वो कुछ इस तरह से होती है कि हमारे पास यहाँ पे ट्रैकिया और ट्रैकिया आगे बाइफरकेट करते हैं। तो जो राइट साइड पे आपके पास जो ब्रोंकाई होता है ना, कैरीना, ये कैरीना वाला पार्ट है। कैरीना आपके पास जिस पॉइंट पे ये बाइफरकेट होता है, राइट साइड पे जो ब्रोंकाई होती है उसका जो साइज होता है वो वाइड होता है, और उसकी जो हमारे पास एंगल होता है ना वो डिक्रीज होता है। मतलब कि ये अगर हम राइट साइड की बात करें तो राइट साइड का जो एंगल होगा वो डिक्रीज होगा, वो नीचे की तरफ होगा, और उसका जो डायमीटर होगा वो इंक्रीज होगा। इस वजह से कोई भी एस्पायरेशन वाली हमारे पास प्रोडक्ट जो होती है वो राइट साइड पे ज्यादा जाती है पहले। ठीक है जी, यहाँ तक बात होगी इससे रिलेटेड। नेक्स्ट हमने बात करनी है कि हमारे पास जो मेडिएस्टिनम है ना, मेडिएस्टिनल एनाटॉमी को थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, कि हम जब सिटी स्कैन पे देखते हैं कोई भी फाइंडिंग तो सिटी स्कैन पे हमें किस तरह से नजर आएगी। तो मेडिएस्टिनल एनाटॉमी में यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं तो आपके पास ये ट्रेकिया, यहाँ पे कैरिना वाला पार्ट है, ब्रोंकाई है। तो ये जो आर्टरी आपके पास है ये पल्मोनरी आर्टरी है। किधर से आ रही है? ये नीचे से आ रही है, राइट हार्ट से आ रही है। ठीक है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रही है। लेफ्ट साइड के ऊपर दो लोब्स होते हैं तो यहाँ पे दो मेनली ब्रोंकाई हैं, और राइट साइड के ऊपर तीन लोब होते हैं तो यहाँ पे तीन ब्रोंकाई हैं। तो होगा कुछ इस तरह से हमारे पास, कि आप लोग देख सकते हैं कि जो पल्मोनरी आर्टरी है वो अकॉर्डिंग टू द ब्रोंकाई, आपके पास ये पहली ब्रोंकाई है और ये दूसरी ब्रोंकाई है, इन दोनों के ऊपर है, ऊपर से गुजर रही। इसका मतलब है कि ये सुपीरियर है। ठीक है, सुपीरियर फ्रॉम द ब्रोंकाई, के सुपीरियर से गुजर रही है। और अगर हम राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे देखें आपके पास ये फर्स्ट है, ये फर्स्ट पीछे रहेगी इसके, ठीक हो गया, और ये जो सेकंड है ये इसके पीछे से गुजर रही है। मतलब कि यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर ये जो होती है ये एंटीरियर होती है। एंटीरियर का मतलब है आगे, सामने, फ्रंट पे, और सुपीरियर का ऊपर होता है। आपके पास सुपीरियर का मतलब होता है ऊपर। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूँ कि हमारे जो हेयर्स है ना वो सुपीरियर है, और हमारा जो नोज है या हमारा जो फोरहेड है वो एंटीरियर है। ठीक हो गया, तो राइट साइड के ऊपर आपके पास पल्मोनरी आर्टरी जो होगी वो एंटीरियरली ओरिएंटेड होगी, और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास जो होगी वो सुपीरियरली ओरिएंटेड होगी। यहाँ पे ये फर्स्ट एड की हमारे पास जो पिक्चर है ना, फर्स्ट एड के ऊपर इसकी एनाटॉमी के साथ उन्होंने दी हुई है। तो ये आपके पास कैरिना वाला पार्ट है, यहाँ पे बाइफरकेशन होगी। बाइफरकेशन होने के बाद नेक्स्ट अगर आप देखें
तो पल्मोनरी आर्टरी, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ये पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास आ रही है, और राइट साइड के ऊपर हमारे पास क्या होगा कि राइट एंटीरियरली होगी, तो यहाँ पे ये एंटीरियरली गुजर रही है, ये एंटीरियर है, ठीक हो गया। और लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास ये सुपीरियरली गुजर रही है, तो ये आपके पास सुपीरियर, लेफ्ट पे सुपीरियर होगी और राइट साइड के ऊपर आपके पास ये एंटीरियरली गुजर रही होगी, ठीक हो गया। ये एनाटोमिकली जब हम मेडिसिन पढ़ेंगे तो वहां पे हमें कुछ सिटी स्कैन के रिलेटेड जो चीजें हैं वो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। एक तो ये आपके पास मेडिसिन से रिलेटेड बात है। और नेक्स्ट हमारे पास आते हैं मेडिएस्टिनम की। तो मेडिएस्टिनम में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे जो मेडिएस्टिनम का पार्ट है, तो आपके पास इसको 3 पोर्शन में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ये एंटीरियर पोर्शन है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे मिडल, और फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे पोस्टीरियर पोर्शन। अगर हम इंटीरियर पोर्शन की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ये जो पार्ट है वो आपके पास किसके दरमियान है, स्टर्नम के, और उसके बाद पीछे आपके पास ये जो हार्ट है, हार्ट की आउटर कवरिंग क्या होती है, पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम और स्टर्नम के दरमियान आपके पास जितना भी पार्ट होगा उसको हम बोलेंगे एंटीरियर मेडिएस्टिनम, ठीक हो गया। एंटीरियर मेडिएस्टिनम का पार्ट है। फिर इसके बाद हमारे पास अगर हम मिडल मेडिएस्टिनम की बात करें, तो मिडल मेडिएस्टिनम में हमारे पास हार्ट, ठीक है। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे जो एयोटा है, ये एब्डोमिनल एयोटा जो है वो आपके पास आपको नजर आ रही होगी, तो ये मिडल मेडिएस्टिनम में आपके पास लाई कर रही होती है। इसके बाद अगर हम पोस्टीरियर मेडिएस्टिनम की बात करें, तो वहां पे हमारे पास क्या है, ये सुपाइंस है, ठीक है। सुपाइंस वाला पार्ट जो है पोस्टीरियर टू द एयोटा वो आपके पास सारा लाई कर रहा होगा, ठीक हो गया जी। तो मोस्ट कॉमनली हमारे पास ये मेडिएस्टिनम के पार्ट में डिफरेंट जो पार्ट होते हैं, डिफरेंट पैथोलॉजीज हमें देखने को मिल सकती हैं, ठीक है। तो मेडिएस्टिनम में मोस्ट कॉमनली यहाँ पे लिम्फ नोड भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि हम लंग्स के साथ रिलेट कर सकते हैं। हमारे पास एक डिजीज होती है रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, जिसको हम बोलते हैं सार्कोइडोसिस। तो सार्कोइडोसिस में मेनली हमारे पास जो मेडिएस्टिनल लिम्फ नोड होते हैं उनकी इन्वॉल्वमेंट होती है, ठीक है। अगर आपके पास एंटीरियर मेडिएस्टिनम का पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है तो इसमें ज्यादातर जो आपके पास स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं, 4 टीज, यहाँ पे 4 टीज, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास थाइमस यहाँ पे प्रेजेंट कर रहा होता है, थायराइड ग्लैंड, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास अगर किसी को टेराटोमा, ठीक है, वो आपके पास अगर ट्यूमर होगा तो वो भी इस पार्ट में आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट करेगा। और इसके अलावा लिम्फोमा, कोई भी लिम्फोमा जो होगा वो भी यहाँ पे लाई कर सकता है, ठीक है जी। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है डायाफ्राम से रिलेटेड। तो डायाफ्राम आपके पास मेन मसल होता है, डायाफ्राम, ठीक है जी। डायाफ्राम यहाँ पे ये जो आपके पास आपको डायग्राम नजर आ रही है ना, ये है ग्रेज एनाटॉमी से ली गई, ठीक है। तो आपके पास मेन जो काम होता है ना डायफ्राम का, वो ये होता है कि वो एब्डोमिनल कैविटी को हमारे पास थोरैक्स से सेपरेट करता है। मतलब बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पे हमारे पास लंग्स पड़े हुए हैं ऊपर, और लंग्स किधर पड़े होते हैं, हमारे पास थोरैक्स कैविटी में पड़े होते हैं। और नीचे आपके पास क्या होती है, एब्डोमिनल कैविटी, जिसमें आपके पास स्टमक वगैरह, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो मेन आपके पास जो हमारा डायाफ्राम मसल होता है उसका काम क्या होगा कि वो आपके पास ये थोरैक्स कैविटी को सेपरेट करेगा एब्डोमिनल कैविटी से, ठीक हो गया। ये इसका मेन काम होता है। अगर इसका ये मेन काम है और फर्दर आपके पास रेस्पिरेशन में भी इन्वॉल्व होता है, तो वो तो हमारे पास हमें पता है कि जो आपकी माइन्यूट रेस्पिरेशन है वो होती रहती है। लेकिन एनाटॉमिकली इसकी जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस तरह से है कि कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि इसको पेनिट्रेट करके यहाँ से गुजर रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो यहाँ पे उसने ये बात हमें बताई हुई है। कौन कौन से स्ट्रक्चर होंगे, सबसे पहले हमारे पास होती है कैवल ओपनिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये है कैवल ओपनिंग, ठीक हो गया। जिधर से क्या गुजरेगा, इंफीरियर वेना केवा जो होगी वो यहाँ से पेनिट्रेट करेगी। इंफीरियर वेना केवा जाहिर बात है वो नीचे से सारा ब्लड लेके आती है और ऊपर हार्ट को देना होता है। हार्ट किधर होता है, थोरैक्स कैविटी में, तो इसके अंदर से पेनिट्रेट करती है। इसके बाद हमारे पास एसोफेजियल हियाटस, तो ये एसोफेजियल हियाटस है, जिधर से हमारे पास जो फूड पाइप है वो गुजरता है। और फर्दर हमारे पास नेक्स्ट इसमें एक और ओपनिंग होती है जिसको हम बोलते हैं एयोटिक हियाटस, कि जिधर से हमारे पास जो एयोटा होती है वो यहाँ से गुजरती है। इसके साथ जो हमारे पास इसकी जो साथ इसके कम्युनिकेटिंग पार्ट है ना, वो ये है कि इसकी जो लोकेशन है ना उसको उसने प्रेजेंट किया हुआ है, उसको डिफाइन किया हुआ। मतलब बात करने का ये है कि आपके पास ये जो सारी पेनिट्रेशन होती है ये एनाटॉमिकली किस किस लोकेशन पे जाके हमारे जो डायफ्राम है उसको पेनिट्रेट करेगी। तो सबसे पहले जो हमारे पास कैवल ओपनिंग होती है ना, अकॉर्डिंग टू द वर्टिब्रा, तो T8 वर्टिब्रा जो होता है ना, थोरेसिक 8, ठीक है जी, सर्वाइकल वर्टिब्रा, फिर थोरेसिक होते हैं, फिर उसके बाद हमारे पास लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल। तो ये सारे जो वर्टिब्रा होते हैं T8 के लेवल पे जो इंफीरियर वेना केवा होती है वो आपके पास यहाँ से पेनिट्रेट करेगी। इसके बाद आपके पास एसोफिजियल जो होता है, एसोफेगस यहाँ पे T10 के लेवल पे पेनिट्रेट करेगा। और फर्दर हमारे पास नेक्स्ट जो होती है, ये जो पार्ट था वो आपके पास था एयोटिक हियाटस, जिधर से एयोटिक हमारे पास
जो मेन एओर्टा होती है वो गुजरती है, तो ये आपके पास T12 के लेवल पे गुजरेगी, T12 के लेवल पे। ये ग्रेज एनाटॉमी की पिक्चर थी। इसके साथ हमारे पास यहाँ पे ये जो डायग्राम है ना, ये फर्स्ट एड की डायग्राम है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंफीरियर वेना केवा उसने बनाई हुई है, एसोफेगस बनाया हुआ है, एओर्टा बनाया हुआ है, ठीक हो गया। तो सुपाइन जो है ना वो उसने साथ मेंशन किए हुए हैं। एओर्टा जो होगी वो आपके पास T12 के लेवल पे पेनिट्रेट करेगी, उसके अलावा T10 पे एसोफेगस, और उसके अलावा इंफीरियर वेना केवा जो होगी वो आपके पास T8 के लेवल पे पेनिट्रेट करेगी। इसके साथ हमारे पास याद रखने के लिए जो वेना केवा इसके अगर हम वर्ड्स को काउंट करें ना तो ये 8 वर्ड्स बनते हैं, ठीक हो गया। तो 8 मतलब T8। अगर हम एसोफेगस को हमारे पास इसको काउंट करें ना तो एसोफेगस के 10 वर्ड्स बनते हैं, ठीक हो गया। तो 10 T10 और 8 आपके पास 8 वर्ड्स हैं, तो एक आखिरी बच गई है हमारे पास एओर्टा, तो इसका मतलब है कि वो T12 से पेनिट्रेट कर रही होगी। डायाफ्राम जो मसल होता है हमारे पास, इसकी अगर हम न्यूरॉन सप्लाई की बात करें तो इसको मेनली हमारे पास जो फ्रेनिक नर्व होती है ना वो सप्लाई कर रही होती है, फ्रेनिक नर्व, ठीक है। और फ्रेनिक नर्व आपके पास किधर से ओरिजिनेट होती है, हमारे पास C345, C4 C5। इसका क्या मतलब है, हमारे पास जब हम स्पाइनल नर्व की बात करते हैं तो स्पाइनल आपके पास ये स्पाइनल कोड है, तो स्पाइनल कोड हमारे पास L2 पे आके टर्मिनेट होता है, और ऊपर से हमारे पास सर्वाइकल, जिधर से सर्वाइकल वर्टिब्रा अगर है, नेक्स्ट हमारे पास थोरैसिक है, नेक्स्ट हमारे पास लंबर है, सैक्रल है। तो यहां से जो आपके पास सर्वाइकल एरिया होगा, वहां पे जो C3 लेवल होगा वहां से इसकी ब्रांच निकल जाएगी, जो C4 लेवल होगा वहां से ब्रांच निकलेगी, और C5 जो होगा वहां से ब्रांच निकलेगी। और ये सारी ब्रांचेस आपके पास आके इसको इनर्वेट करती हैं, ठीक हो गया। और ये आपके पास पैसिव रेस्पिरेशन आपके पास जो नॉर्मली अगर कोई बंदा जो है, हम नॉर्मली, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ रहे हैं, आप नॉर्मली बैठे हुए हैं, ठीक हो गया, लेकिन आप खुद ऐसा नहीं कर रहे कि आप खुद सांस ले रहे हैं, कि मतलब आप जबरदस्ती सांस ले रहे हैं। लेकिन ऐसी कंडीशन अगर होगी कि अगर आपके पास आप एक्सरसाइज करना शुरू कर दिया, तो एक्सरसाइज जब करेंगे मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा, हमारे जो सेल्स हैं उनमें कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, तो इसका नतीजा ये होगा कि हमें ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करना पड़ेगा। तो इसके नतीजे में आपके पास असेसरी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। लेकिन नॉर्मली आपके पास जब आप नॉर्मल स्टेट में बैठे होते हैं तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो इन 3 ब्रांचेस आपके पास फ्रेनिक नर्व की जो ब्रांचेस हैं C345 यहाँ से डायाफ्राम को मूवमेंट करवा रहा होता है, ठीक हो गया। इजीली आपके पास जो डायाफ्राम है वो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करवा रहा होता है। तो आपके पास जो इंस्पायरेशन है वो तो आपके पास होती है ना, नॉर्मली इंस्पायरेशन होती है रेस्पिरेटरी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट से, ठीक हो गया। जैसे कि डायाफ्राम था, डायाफ्राम ने क्या किया कि डायाफ्राम ने हमारे पास इंस्पायरेशन करवा दी, और जब इंस्पायरेशन हुई तो हमारे पास जो लंग्स थे वो इन्फ्लेट हो गए, मतलब कि लंग्स खुल गए, ठीक हो गया, लंग्स आपके पास खुल गए। ये आपके पास है इंस्पायरेशन वाला सिनेरियो। अब हम करते हैं आपके पास एक्सपायरेशन वाला प्रोसेस। तो एक्सपायरेशन में लंग्स जो होते हैं ना वो डिफ्लेट होते हैं, मतलब कि उनसे हवा जो होती है वो आपके पास निकल जाती है। ये हवा जो है वो आपके पास अब निकल गई है। जब ये डिफ्लेट हो जाते हैं तो ये होता है एक्सलेशन। एक्सहेलेशन, तो एक्सहेलेशन का जो प्रोसेस होता है ना नॉर्मल स्टेट में, वो आपके पास क्या होता है, वो पैसिव होता है, वो खुद ब खुद ही परफॉर्म हो रहा होता है। सिर्फ आपके पास डायफ्राम इंस्पायर करेंगे, एक्सपायरेशन खुद ब खुद ही होती जाएगी, ठीक हो गया। कि खुद ही आपके पास आफ्टर सम टाइम जब आप इनहेल करेंगे तो एक्सहेल खुद ब खुद ही आपके पास जो लंग्स है वो कर देते हैं, ठीक हो गया। यहां तक बात होगी। इसके रिलेटेड एमसीक्यूज ये आता है कि अगर किसी पेशेंट को आपके पास यहाँ पे डायाफ्राम का मसला है, डायाफ्राम को इरिटेट कर रही है कोई चीज, ठीक हो गया, कि इसके साथ टच हो रहा है कोई भी आपके पास, अगर लोअर लंग का ट्यूमर है, लोअर आपके पास मार्जिन का ट्यूमर है, तो वो लंग्स को, सॉरी, वो आपके पास डायाफ्राम को इरिटेट कर रहा है। या इसके अलावा हमारे पास गाल ब्लैडर है। गाल ब्लैडर जो होता है ना वो आपके पास बिल्कुल ही इसके साथ पड़ा होता है ना डायफ्राम के साथ। अगर उस गाल ब्लैडर में स्टोन है तो वो आपके पास स्टोन की वजह से पेन हो रहा है, और साथ वो इसको इरिटेट कर रहा है डायफ्राम को, या लोअर लंग का कोई भी ट्यूमर है, ठीक है। तो इसके नतीजे में डायफ्राम से जो आपके पास इनर्वेशन होगी, पेन की इनर्वेशन वो जाएंगी। अब जब ये आपके पास पेन की इनर्वेशन आपके पास ब्रेन की तरफ जाती है ना, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक जब लेके जाता है, इसके अलावा जो शोल्डर होता है पेशेंट का शोल्डर, वहां से जो आपके पास पेन की इनर्वेशन होती है वो भी यहीं से, ये जो नर्व होती है वो भी इसी को रिसीव करती हैं, शोल्डर की भी, ठीक हो गया, और आपके पास ये जो डायफ्राम है उससे भी। तो अगर किसी पेशेंट को गाल ब्लैडर है, गाल ब्लैडर आपके पास यहाँ पे गाल, यहाँ पे स्टोन हो चुका है, ठीक हो गया, ये डायफ्राम में कोई लोअर मास है, तो उसको रेफर्ड पेन फील होगा इन शोल्डर में। वो इस वजह से होता है कि इन दोनों की आपके पास जो सेंसरी सप्लाई है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होती है, शोल्डर की भी और डायफ्राम की भी, ठीक हो गया। तो इस वजह से रेफर्ड पेन, पेशेंट को जो पेन होगा वो शोल्डर, वो ऐसा, उसे ऐसा फील होगा कि अगर किसी बंदे को गाल स्टोन है तो उसको ऐसा फील होगा कि जैसे मेरा शोल्डर जो है ना वो पेन कर रहा है, लेकिन उसको एब्डोमेन में भी पेन होगा, शोल्डर में भी, इसको बोलते हैं रेफर्ड पेन, ठीक हो गया। और फर्दर आपके पास एक बात रहेगी आखिरी डायफ्राम से रिलेटेड, कि ये जो मैंने लंग्स बनाए हुए हैं, इंस्पायरेशन के दौरान अगर आपके पास दोनों तरफ से ये क्रेनियल नर्व, आपके, सॉरी क्रेनियल नहीं है, आपके पास स्पाइनल नर्व है, तो स्पाइनल नर्व हमारे पास ये लेफ्ट साइड से भी आ रही है, राइट साइड से भी आ रही है। अगर आपके पास यहाँ पे राइट साइड की क्रेनियल नर्व, यहाँ पे सॉरी स्पाइनल नर्व की इंजरी हो गई है ना, तो जो डायाफ्राम होगा वो आपके पास एलिवेट हो जाएगा,
एलिवेट क्यों हो जाएगा कि यहाँ पे अगर देखें आपके पास कि ये जो लंग्स हैं, यहाँ पे मैंने कहा कि ये जो इंस्पायरेशन के दौरान मैंने ब्लैक से प्रेजेंट किया हुआ था, यहाँ पे जो आपके पास फ्रेनिक नर्व की सप्लाई थी, जो डायफ्राम को ब्लड आपके पास नर्व सप्लाई आ रही थी, वो डैमेज हो चुकी है। कोई भी ऐसी कंडीशन है कि किसी को नाइफ से कोई काटा आ गया, किसी को बुलेट लगी है, कोई भी कंडीशन होगी, तो उसका जो डायफ्राम होगा ना, तो वो इप्सी लेटरली आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास अपवर्ड मूव कर जाएगा, ठीक हो गया, एलिवेट कर जाएगा। किस तरह से हम इसको चेक करते हैं? स्निफ टेस्ट से। स्निफ टेस्ट मतलब उसको कहते हैं कि भाई तू कोई चीज ना उसको सूंघ, तो जब वो सूंघेगा ना, तो सूंघेगा तो आपके पास वो इंस्पायर भी साथ ही करेगा। तो जब इंस्पायरेशन होती है, तो इंस्पायरेशन के नतीजे में लंग्स जो होते हैं वो आपके पास डायलेट हो जाते हैं, खुल जाते हैं। जब डायलेट होते हैं तो मतलब जाहिर बात है उनमें हवा भरी जा रही है। लेकिन आपके पास जो डैमेज वाला पार्ट होगा, जो साइड जिस साइड से नर्व डैमेज होगी, वो आपके पास अपवर्ड मतलब एलिवेट ऊपर की तरफ चला जाएगा, बजाय इसके नॉर्मली क्या होता है कि आपके पास T10 टू T12 इसकी मूवमेंट होती है ना, मैंने ऊपर बताया था आपको कि जब आपके पास लंग्स पूरे खुल जाते हैं तो T12 के लेवल पे आ जाते हैं, और जब आपके पास एक्सलेशन होती है तो T10 के लेवल पे चले जाते हैं। तो जब स्निफ टेस्ट करवाएंगे तो जो साइड आपके पास डैमेज होगी फ्रीनिक नर्व वाली, वो आपके पास T10 पे रहेगी, इसको कहेंगे कि आपके पास एलिवेटेड अपवर्ड, और जो दूसरी आपके पास अनडैमेज नॉर्मल साइज थी, वो आपके पास क्या होगी कि वो नीचे की तरफ नॉर्मली जैसे लंग्स आपके पास इनहेल के दौरान डायरेट होते हैं वो डायरेट होंगे, ठीक हो गया। तो ये था डायफ्राम से रिलेटेड एक ये बात। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है, कि इंस्पायरेशन आपके पास जो होती है वो नॉर्मली डायफ्राम मसल्स जो होते हैं वो करवा रहे होते हैं, रेस्पिरेटरी सेंटर इन द मेडुला एंड द पोन्स, ठीक हो गया, वहां पे होता है, जो कि रेस्पिरेटरी ड्राइव करवा रहे होते हैं फ्रेनिक नर्व से। और जो आपके पास एक्सलेशन होती है वो आपके पास पैसिव होती है, खुद ब खुद ही एयर जो होती है वो रिमूव हो जाती है। फर्दर जब बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड लेवल बढ़ने के नतीजे में हमारे पास हमें असेसरी मसल्स की इन्वॉल्वमेंट चाहिए होती है, ठीक हो गया, कि असेसरी मसल्स होते हैं जो कि हमें इंस्पायरेशन में हेल्प देते हैं। तो ये कौन कौन से होते हैं हमारे पास? स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड, ठीक है, उसके अलावा स्क्लेनीज मसल्स, ठीक है, और एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो डायफ्राम तो नॉर्मली आपके पास ये आपके पास यहाँ पे ये तो पैसिव वैसे ही आपके पास नॉर्मली होते हैं ना। एक्टिव जो एक्टिव इंस्पायरेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो स्क्लेनीज मसल्स, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल और स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड मसल्स, ठीक हो गया। और इसके नतीजे में इसके अलावा जो एक्सपायरेशन के दौरान, वैसे एक्सपायरेशन नहीं कोई भी मसल करवाता, वैसे खुद ब खुद ही हो रही होती है, तो एक्सपायरेशन के दौरान आपके पास इंटरनल इंटरकोस्टल एंड एब्डोमिनल मसल जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। मोस्ट कॉमनली सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज में आपके पास एक्सपायरेटरी मसल जो होते हैं उनकी इन्वायरमेंट होती है, क्योंकि ऑब्स्ट्रक्शन हो जाती है, पेशेंट को जोर से एयर जो होती है वो बाहर निकालना पड़ती है। यहाँ पे एक और एमसीक्यूज आया था न्यूरो से रिलेटेड हमारे पास, कि कभी भी कोई ऐसी कंडीशन है कि जो पेशेंट है, अगर वो आपके पास अबव द थोरेसिक, ठीक है, थोरेसिक से ऊपर ऊपर उसको कोई भी डैमेज हुआ है, तो थोरेसिक से ऊपर अगर आपके पास डैमेज हुआ है, तो इसका मतलब है कि किधर हुआ है? सर्वाइकल में डैमेज हुआ है, सर्वाइकल स्पाइनल कोड उसका डैमेज हो गया है, यहाँ पे इंजरी आ गई है, सर्वाइकल स्पाइनल कोड इंजर हो गया। तो यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हैं कि सर्वाइकल स्पाइनल कोड का जितना भी पार्ट था, इससे ऊपर जितने भी मसल्स थे वो कौन से थे? इंस्पायरेशन में जो इन्वॉल्व थे। तो एमसीक्यू इस वजह से था कि आपके पास उसको C7 के लेवल पे आपके पास इंजरी हो चुकी है, तो क्या उसकी इंस्पायरेशन ठीक होगी, क्या उसकी एक्सपायरेशन ठीक होगी, या उसकी एक्सपायरेशन एंड इंस्पायरेशन दोनों गलत हो जाएंगी, या सिर्फ इंस्पायरेशन ठीक होगी, एक्सपायरेशन उसकी खराब हो जाएगी, ठीक हो गया। तो इसमें आंसर ये था कि उसकी एक्सपायरेशन जो होगी वो आपके पास क्या हो जाएगी? अब नॉर्मल होगी, इंस्पायरेशन उसकी नॉर्मल रहेगी, क्योंकि आपके पास C7 के लेवल पे डैमेज था। तो आपके पास अपर और लोअर मोटर न्यूरॉन का डैमेज आपने पढ़ा होगा कि आपके पास जो भी जितना भी डैमेज जितना पार्ट हुआ उसके नीचे जितने भी आपके पास लोअर मोटर न्यूरॉन जितने भी न्यूरॉन्स होते हैं वो सारे के सारे आपके पास काम छोड़ जाते हैं, ठीक हो गया। तो इसके नतीजे में आपके पास C7 के ऊपर जितने भी थे वो काम करते रहेंगे, मतलब इंस्पायरेशन जो होगी वो उसकी ठीक रहेगी। तो ये आपके पास थे असेसरी मसल्स। डायफ्राम असेसरी मसल नहीं है, ये आपके पास नॉर्मली ब्रीदिंग में इन्वॉल्व होता है। एक और एमसीक्यूज डिस्कस कर लेते हैं हमारे पास यहाँ पे। In which part of the respiratory tree are the pseudostratified ciliated columnar cell located? कि आपके पास रेस्पिरेटरी ट्री का कौन सा पार्ट है जिधर सूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर सेल्स प्रेजेंट होते हैं? तो हमें पता है कि हमारे पास जो भी कंडक्टिंग जोन वाला पार्ट है ना, कंडक्टिंग जोन वाला जितना भी पार्ट है वहां पे आपके पास सूडोस्टेटिफाइड सिलिएटेड कोलमनर सेल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक हो गया। बुक पे देखते हैं थोड़ी सी बातें हमारे पास, फिर हम खत्म करते हैं टॉपिक को। तो ये हमने पढ़ा है आज हमारे पास, ठीक है, कंडक्टिंग जोन हमने पढ़ लिया, रेस्पिरेटरी जोन हमने पढ़ लिया, ठीक है जी, लंग्स एनाटॉमी हमने देखी है, यहाँ पे जो उसकी सारी आपके पास एस्पायरेशन की जो आपके पास कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं कि कौन सा पार्ट इन्वॉल्व हो सकता है वो देख लिया हमने। एंटीरियर आपके पास यहाँ पे देखा कि एंटीरियर लंग्स किधर प्रेजेंट होते हैं, पोस्टीरियरली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, और एंटीरियरली अगर आपके पास कोई भी वुंड होगा तो वो निमोथोरेक्स करवा देगा इन सर्वाइकल रीजन में, यहाँ पे अगर, क्योंकि क्लेविकल के ऊपर तक भी फैले होते हैं, और पीछे आपके पास T1 से नीचे होते हैं, ये भी पूछ सकता है वो, ठीक हो गया। यहाँ पे उसने लोब्स को प्रेजेंट किया कि एक्सरे पे आपको
कैसे आपने डिफरेंशिएट करना है कि कौन से लोब की इन्वॉल्वमेंट है। जो मैंने आपको बताया था कि जो कैरिना के बाद आपके पास राइट साइड के ऊपर अगर हम देखते हैं तो राइट साइड के ऊपर एंटीरियरली प्रेजेंट होते हैं हमारे पास ये जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, ठीक है। और आपके पास लेफ्ट साइड के ऊपर अगर हम देखेंगे तो वो हमारे पास सुपीरियरली प्रेजेंट होता है। डायफ्राम की हमने बात कर ली है कि आपके पास T10 सॉरी T8 और T12। और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पे डायफ्राम C3 to C5 शोल्डर पेन की वजह से, क्योंकि वो रेफर्ड पेन होता है, ठीक हो गया। तो ये सारी बातें। और फ्रेनिक नर्व इंजरी काज एलिवेशन ऑफ द इप्सिलेटरल हेमी डायफ्राम, ये बात भी हमने कर ली, ठीक हो गया। तो यहाँ पे आज हमने अल्हम्दुलिल्लाह जो एनाटॉमी वाला पार्ट था वो सारा कवर कर लिया है। कल इंशाल्लाह हम इसकी एम्ब्रियो को शुरू करेंगे, ठीक है जी।